हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग ह्यूमन आइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी स्ट्रक्चर क्या है ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मानव नेत्र क्या है। इसके बारे में हमें सबसे पहले जानना है कि मानव नेत्र किसे कहते हैं। और इससे पहले जिन छात्रों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक के थ्रू प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और मानव नेत्र से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इसके जो पार्ट हैं मानव नेत्र के, इन्हीं में से आपको पूछा जाता है या फिर इसका फिगर ड्रा करने के लिए आपको बोल दिया जाएगा। 5-6 नंबर में ये आएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए समझते हैं मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है। ये प्रकृति द्वारा दिया गया बहुमूल्य प्रकाशिक यंत्र होता है जो कैमरे की भांति कार्य करता है। अगर हम लोग यहाँ पे कैमरे की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मेगापिक्सल भी होता होगा। जिस प्रकार से कैमरे में मेगापिक्सल्स होते हैं उसी प्रकार से हमारी आँख में भी मेगापिक्सल होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य के आँख में अगर मेगापिक्सल की बात करें तो मेगापिक्सल कितना होता है, 576। यानी कि एक स्वस्थ मानव के नेत्र का जो मेगापिक्सल होता है वो 576 मेगापिक्सल होता है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा होता है उसका मेगापिक्सल या तो 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल ऐसा आता है। उसी प्रकार से हमारी आँख का अगर स्वस्थ है तो उसका मेगापिक्सल कितना होगा, 576। अब यहाँ पे ये ह्यूमन आइज़ के स्ट्रक्चर के लिए डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इसी प्रकार से। मानव नेत्र को अगर हम लोग देखें तो ये लगभग बाहर से हमको एक गोला जैसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये 100% गोलीय नहीं होता है। ये लगभग कुछ पार्ट इसका आगे का उभरा हुआ हो जाता है, बाकी का पार्ट गोलीय होता है, इसलिए हम इसको 100% गोलीय नहीं बोल सकते हैं। और मानव नेत्र के सभी भाग जिस गोले के अंदर स्थित होते हैं उसे हम लोग कहते हैं नेत्र गोला। यानी कि ये पूरा गोला जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, नेत्र गोला, आई बॉल इसे कहते हैं। अब इसके एक एक भाग को हम लोग समझते हैं। यानी कि आपको इसकी संरचना में यही लिखना है। अगर आपसे पूछता है कि नेत्र गोला क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे कि मानव नेत्र के जितने भी भाग जिस गोले के अंदर स्थित होते हैं उसे हम लोग नेत्र गोला कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि मानव नेत्र के सभी भाग जिस गोले के अंदर स्थित होते हैं उसे नेत्र गोला कहते हैं। अगर इस नेत्र गोले के व्यास की बात की जाए, डायमीटर जानते हैं आप लोग, गोले का एक व्यास होता है, तो इस हमारे आँख का जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये आप लगभग में करके बोलिएगा। हो सकता है किसी की आँख का जो डायमीटर है वो 2.3 हो सकता है किसी की आँख का डायमीटर 2.4 हो, किसी के 2.5 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अब इसके संरचना में सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बहुत आसानी से आपको ये सभी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें। मानव नेत्र में सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो श्वेत रंग का होता है, अपारदर्शी होता है। ये आपने अपनी आँख में देखा होगा, एक सफ़ेद भाग दिखाई पड़ता है, तो वो सफ़ेद भाग ये है जो बाहर से आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे इस डायग्राम में। ये अपारदर्शी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग को दृढ़ पटल कहते हैं या अपारदर्शी होता है। इसका काम ये होता है कि ये आँख को सुरक्षा प्रदान करे, यानी कि प्रोटेक्ट करता है ये आई को। और मानव नेत्र में आगे का भाग जो होता है ये उभरा हुआ होता है जिसे हम लोग कहते हैं कार्निया। यानी कि नेत्र गोले के आगे के उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। ये पारदर्शी झिल्ली से ढका होता है। इसके ऊपर यानी कि इस उभरे हुए भाग के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली चढ़ी होती है जिसे हम लोग कार्निया के नाम से जानते हैं। इसी भाग से प्रकाश अंदर आँख के अंदर प्रवेश करता है और इसके ठीक पीछे
एक द्रव भरा होता है जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरे भाग की बात करें अगर, तो कार्निया के ठीक पीछे सिलियरी मांसपेशियों से एक रंगीन पर्दा जुड़ा होता है। ये आपका एक पर्दा है, यहाँ पे सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं, इससे जुड़ा एक रंगीन पर्दा होता है जो अपारदर्शी होता है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, आर पार नहीं दिखाई पड़ता है इससे। इसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या है ये? आइरिस, यानी कि कार्निया के ठीक पीछे आइरिस स्थित होता है। ये रंगीन होता है, अपारदर्शी होता है, इसके बीच में एक छिद्र होता है, ये आपको एक होल दिखाई पड़ रहा होगा। इसे हम लोग बोलते हैं नेत्र तारा या पुतली, पुपिल इसे बोलते हैं। अब जो प्रकाश इंटर करेगा वो इस पुतली के थ्रू ही आँख में और अंदर की ओर जाएगा, लेकिन ये पुतली इस आइरिस द्वारा स्वतः छोटी और बड़ी होती रहती है। जब प्रकाश तीव्र होगा अर्थात ज़्यादा प्रकाश आएगा तो ये पुतली जो आपकी होती है यहाँ पे आइरिस में बनी हुई, ये छोटी हो जाती है, और जब हल्का प्रकाश होगा यानी कि प्रकाश डिम होगा तो ये पुतली अपने आप बड़ी हो जाती है। तो ये भी भाग आपका क्लियर हो गया। अब आइरिस के ठीक पीछे सिलियरी मांसपेशियों के तंतुओं के बीच यहाँ पे क्रिस्टलीय लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस होता है, बहुत सारी परतों से मिलकर बना होता है, यानी कि अगर इसके परतों की बात करें तो बहुत सारी लेंस की परतें मिलकर इस लेंस का निर्माण करती हैं। ये किससे लगा होता है? सिलियरी मांसपेशियों के तंतुओं में लटका होता है, इस प्रकार से जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है। और यह अपनी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है। इस लेंस की क्वालिटी क्या है कि प्रकाश के अकॉर्डिंग, जैसा प्रकाश इस पर पड़ेगा वो उसके अकॉर्डिंग इन तंतुओं के हेल्प से अपनी वक्रता को, वक्रता मतलब ये कितना कर्व्ड है और इसकी फोकस दूरी क्या है, ये इसको नियंत्रित कर सकता है। और अब यहाँ पे इसके ठीक बाद एक द्रव और भरा होता है, यानी कि नेत्र के बीच वाले भाग में यहाँ पे भी एक द्रव भरा होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। अब इन काचाभ द्रव और जलीय द्रव का काम भी आप लोग समझ लीजिए। जैसा आप लोग जानते होंगे, फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, यानी कि घर्षण अगर जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे कोई अगर ऑयली चीज़ या पानी ऐसा कुछ डाल दिया जाए तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बरसात के दिन में फिसलन होती है और साइकिल के पहिए में आप लोग लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, यानी कि अगर वो जाम चलता है तो वहाँ पे आप लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, मोबिल ऑयल ऐसा कुछ। तो समझ लीजिए कि इन मसल्स को मेंटेन रखने के लिए, आँख में जो हमारी मसल्स पाई जाती हैं उनको मेंटेन करने के लिए एक लिक्विड पाया जाता है। यहाँ पे इस लिक्विड को जलीय द्रव और इसके बीच के लिक्विड को काचाभ द्रव कहते हैं। और इन दोनों द्रव का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1.336 ही होता है। आपने स्नेल के नियम में अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा है, वही अपवर्तनांक यहाँ पे यूज किया जा रहा है, यानी कि n बराबर sin i बाई sin r, वहाँ पे आपने स्नेल के नियम में पढ़ा था। तो इन काचाभ द्रव का जो अपवर्तनांक होता है और जलीय द्रव का अपवर्तनांक, दोनों का अपवर्तनांक लगभग 1.336 के आसपास होता है। अब इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर और इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो स्टेप हमारा कंटिन्यू है। बहुत आसानी से आप सबसे बाहरी भाग, फिर उभरे हुए भाग, फिर इसके द्रव की बात की गई, फिर आइरिस आपको मिला, आइरिस में ही आपको क्या मिला? नेत्र तारा मिला। और इसके ठीक पीछे सिलियरी मांसपेशियों से जो तंतु लटके होते हैं इनके बीच में टिका होता है नेत्र लेंस, या इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस भी।
अब इसके ठीक पीछे हम लोग क्या प्राप्त किए, कांचाभ द्रव। और अब हम लोग और पीछे चलते हैं, यानी कि नेत्र गोले के आंतरिक भाग पर पीछे की ओर, नेत्र गोला यही है आपका, इसके आंतरिक भाग यानी कि अंदर के भाग पर पीछे की ओर आपको मिलेगा रेटिना, जिस पर किसी वस्तु का नेत्र द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसी भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं। अर्थात नेत्र के पीछे अंदर के भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली लगी होती है, जिस पर नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। और इस रेटिना पर असंख्य प्रकाश सुग्राही सेलें होती हैं, यानी कि बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो प्रकाश सुग्राही होती हैं। और इस रेटिना से प्रकाशिक तंत्रिकाएं या प्रकाश सिराएं जुड़ी होती हैं, जो सीधे यहाँ से निकलकर माइंड में टच करती हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है रेटिना क्या है। यह नेत्र के अंदर वाले भाग पर पीछे की ओर पारदर्शी झिल्ली से बना हुआ भाग होता है, जिस पर नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और जिस बिंदु पर प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है उसे बोलते हैं पीत बिंदु, यानी कि जिस पॉइंट पर रेटिना के आपको इमेज मिलेगा उस वाले पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, पीत बिंदु। और जिस पर कोई इमेज आपको फाइंड नहीं होगा, सपोज वस्तु से प्रकाश आ रहा है और यहाँ से इंटर हुआ और इमेज यहाँ पे आकर बना, तो एक ऐसा बिंदु भी होता है रेटिना पर जिस पर अगर आकर वो किरणें कट करें, जैसा कि आप लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं लेंस से और दर्पण से, जब दो किरणें कट करेंगी तभी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका वो पॉइंट होता है इस स्थान पर जहाँ पर अगर किरणें कट भी करती हैं तो भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता है। इस पॉइंट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अर्थात वस्तु का आपको कोई प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। इस वाले पॉइंट को आप अंध बिंदु कहेंगे। अभी हमने बात की कि रेटिना पर असंख्य प्रकाश सुग्राही सेलें होती हैं जो वैद्युत सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं, और वो वैद्युत सिग्नल रेटिना से जो प्रकाशिक सिराएं जुड़ी होती हैं उनके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती हैं। और ये सेलें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है शंक्वाकार, ऐसे शंकु के आकार का बनी होती है, और दूसरी होती है बेलनाकार, ऐसे, या दंडाकार इसको कहते हैं। ये दो प्रकार की सेलें बनी होती हैं। जो शंक्वाकार सेल होती है यानी कि शंकु के आकार की, इस तरह से, वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, अर्थात ये तीव्र प्रकाश में ही काम करेगी। और जो ये दंडाकार या बेलनाकार सेल होती है, ये चाहे लाइट डिम हो या लाइट तीव्र हो, दोनों केसेस में काम करेगी। और इससे यानी कि शंक्वाकार सेल से कलर डिसाइड होता है, ऑब्जेक्ट का कलर क्या है। और ये जो दंडाकार है ये वस्तु का आकार कैसा है वो डिसाइड करती है कौन सी सेल, जो बेलनाकार है। अब एक चीज़ और, सपोज लाइट डिम है तो डिम लाइट में आप लोगों ने देखा होगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आपको कलरफुल नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? सिर्फ उसका आकार आपको दिखाई पड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा सीसीटीवी में जब घने बादल आ जाते हैं तो आपको केवल ब्लैक एंड वाइट में पिक्चर दिखाई पड़ती है, कलर गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको तीव्र प्रकाश के लिए जो सेल काम कर रही है वो सेल काम नहीं करती है। तो उसी प्रकार से हमारी आई में भी होता है। रात के अंधेरे में अगर कोई वस्तु रखी गई है और लाइट बहुत डिम है तो हम उसके आकार को देख सकते हैं बट उसके कलर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तीव्र प्रकाश के लिए शंक्वाकार सेल जो होती है वो सुग्राही होती है, और लाइट कैसी भी हो, डिम हो या फिर तेज हो, इसके लिए बेलनाकार सेल काम करेगी। स्पेशली ये कलर को डिसाइड करती है, ये साइज को। अब यहाँ पे एक परत और बची है जो ठीक दृढ़ पटल के नीचे होती है,
जिसे हम लोग कोरोइड बोलते हैं। अब ये क्या काम करती है, ये प्रकाश का अवशोषण करती है, यानी कि मानव नेत्र में आने वाले प्रकाश का अवशोषण करती है और उसके आंतरिक परावर्तन को रोकती है। कोरोइड का काम क्या है, ये मानव नेत्र में आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर उसके आंतरिक परावर्तन को रोकती है, यानी कि लाइट आए तो इधर उधर ऐसे उसका परावर्तन इनके परतों से टकराकर ना हो, नहीं तो फिर वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक घटना होती है। ये घटना अगर होगी तो चकाचौंध उत्पन्न हो जाएगी, बहुत ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज आप देख नहीं पाएंगे। जैसा आप सूर्य की तरफ देखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, सेम एज वही कंडीशन हो जाएगी। तो कोरोइड क्या होती है, दृढ़ पटल के ठीक नीचे की परत ये काले रंग की होती है। तो ये ओवरऑल मानव नेत्र की संरचना है और इसके सभी जो पार्ट्स हैं इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है। अब आप इन सभी पार्ट्स को अलग अलग करके एक नोट्स के रूप में तैयार करेंगे। ये फिगर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फिगर बनाइएगा, सभी का नाम लिखेंगे, सचित्र जिसे कहते हैं, नाम सहित यहाँ पे चित्र बनाना है। और सचित्र वर्णन करने के लिए अगर आता है तो आप ये फिगर बनाएंगे और इसके सभी पार्ट्स को जैसे हमने बताया स्टेप बाय स्टेप अगर इस तरह से आप याद करते हैं तो आपके लिए सूटेबल हो जाएगा, बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। और पार्ट्स के बारे में भी आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी पार्ट्स हमने बताए सबके काम भी हमने बताए हैं, किसका क्या काम है। और अगर आप जिस मेथड से याद करना चाहें, जैसा भी आपको याद हो वैसे याद कर सकते हैं, आपका सेटअप है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। रही बात इसके नोट्स की, तो आप इस तरह से जैसे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए पहले नेत्र की संरचना हमने लिखी है। ये आप लिख सकते हैं कि नेत्र के सभी भाग जो होते हैं एक गोले के अंदर स्थित होते हैं, जिसे नेत्र गोला कहते हैं। फिर दृढ़ पटल आप लिख सकते हैं, या श्वेत रंग का अपारदर्शी भाग होता है और ये नेत्र को प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। कार्निया इसके बाद आता है। नेत्र के सामने पारदर्शी झिल्ली से ढका हुआ उभरा हुआ भाग जो होता है वो कार्निया कहलाता है। और इसके पीछे एक द्रव भरा होता है जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। फिर आइरिस लिखिएगा आप, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है या पर्दा होता है, इसे पर्दा भी कह सकते हैं, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं, जो आइरिस द्वारा नियंत्रित होता है। मैंने बोला कि जब लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा और जब लाइट डिम होगी तो बड़ा हो जाएगा। ये नेत्र तारा के लिए आप लिख सकते हैं। नेत्र लेंस क्या होता है, आइरिस के ठीक पीछे सिलेरी मांसपेशियों के बीच में टिका हुआ लेंस क्रिस्टल लेंस या नेत्र लेंस कहलाता है। यह लेंस अभिसारी जानते हैं ना, उत्तल लेंस को कहते हैं। अभिसारी लेंस होता है जो कई परतों से मिलकर बना होता है और इसका अपवर्तनांक अगर देखें तो क्योंकि बहुत सारी परतें होती हैं तो सबका अपवर्तनांक अलग अलग होगा। तो इसमें एक्चुअल में जो माध्य अपवर्तनांक होता है, क्योंकि बहुत सारी परतों की वजह से आपको माध्य अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। तो माध्य अपवर्तनांक जो इसका आता है वो लगभग 1.396 के आसपास होता है। और ये सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से जो तंतु लगे होते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बताया, इन तंतुओं की सहायता से अपनी वक्रता और फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पे रेटिना की अगर बात करें तो नेत्र के पीछे अंदर के भाग पर स्थित एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। नेत्र लेंस द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। रेटिना पर असंख्य प्रकाश सुग्राही सेलें होती हैं जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं, जिन्हें रेटिना से जुड़ी प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क को भेज दिया जाता है। और फिर हमारा मस्तिष्क डिसाइड करता है कि वो सिग्नल कैसा है, अर्थात वस्तु कैसी है, किस रंग की है, किस आकार में है। ये काम डिसाइड करने का किसका होता है, माइंड का। अब इन सेलों के प्रकार भी हमने आपको बता दिए हैं, 2 प्रकार की होती हैं, एक शंक्वाकार एक बेलनाकार। और अब यहाँ पे रेटिना पर
जिस बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, येलो स्पॉट पीत बिंदु कहते हैं, और जिस पर कोई प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता है उसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अर्थात अंध बिंदु उसे कहेंगे। कोरोइड क्या है, तृणपटल के ठीक नीचे काली परत को कोरोइड कहते हैं, या प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। फिर कांचाभ द्रव को यहाँ पे थोड़ा सा हमने बता दिया है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरे हुए द्रव को कांचाभ द्रव कहते हैं, और कांचाभ द्रव जलीय द्रव दोनों का अपवर्तनांक 1.336 होता है। और स्वस्थ मानव नेत्र के पिक्सेल्स की बात भी हमने कर दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स में कर सकते हैं। आप इसको देख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ऐसे लेके एग्जैक्टली अपने नोट्स में बना सकते हैं। और ये टॉपिक आपको इंटरमीडिएट में भी फेस करनी है, इसलिए अच्छे से तैयार करें जिससे ह्यूमन आइज़ में कोई डाउट ना रहे। आपको जो फिज़िक्स में ह्यूमन आइज़ के बारे में पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, चाहे वो हाई स्कूल हो, बल्कि हाई स्कूल में हमने ज़्यादा ही बता दिया है, चाहे इंटरमीडिएट हो, तो आप इसको अच्छे से तैयार रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे की तरफ, और हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि विस्तार, मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार। अर्थात आपने देखा होगा कि ह्यूमन आइज़ में एक कैपेसिटी होती है कि कितने दूर तक की वस्तु को देख सकते हैं और कितने नज़दीक की वस्तु को देख सकते हैं। ये एक कैपेसिटी होती है ह्यूमन आई की। अब इसमें दृष्टि विस्तार में अगर हम लोग समझेंगे तो सारी बातें हमको समझ में आ जाएंगी। इसे बोलते हैं रेंज ऑफ विजन, यानी कि दृष्टि का विस्तार। दो बिंदुओं के बीच इसको माना गया है, एक है आपका दूर बिंदु और दूसरा है आपका निकट बिंदु। दूर बिंदु को कहते हैं फार पॉइंट और इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। आप इसको समझ लेंगे, अर्थात अगर मानो नेत्र है यहाँ पे सपोज, तो ऐसे आपके दो बिंदु डिसाइड किए जाएंगे। इसको बोलेंगे फार पॉइंट, इसको बोलेंगे नियर पॉइंट। इसके बीच की जो भी वस्तु होगी इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, यही आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। अब इसी क्रम में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किसी स्वस्थ मनुष्य के लिए जो निकटतम दूरी होती है जिस पर रखी वस्तु उसको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, वो कितने सेंटीमीटर की होती है, तो आप लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी स्वस्थ मानव नेत्र के लिए कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे कितना, 25 सेंटीमीटर। LDDV यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर हेल्दी ह्यूमन आइज इज़ 25 सेंटीमीटर। ये आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं दूर बिंदु क्या है। मानव नेत्र यहाँ पे है आपकी, और इससे अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, मानव नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को मानव नेत्र द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। यही इसकी परिभाषा है दूर बिंदु की। मानव नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को मानव नेत्र द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, मानव नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। ये आप ऐसे ही लिखेंगे। अब निकट बिंदु की बात करेंगे तो मानव नेत्र से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी गई वस्तु मानव नेत्र द्वारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मानव नेत्र का निकट बिंदु कहेंगे। अब यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार है वो दो बिंदुओं के बीच कंसीडर किया जाता है, दूर बिंदु और निकट बिंदु। आपसे ये पूछेगा कि दूर बिंदु क्या है, तो आप जो डेफिनेशन मैंने बोली वही बोलेंगे, और निकट बिंदु के लिए भी सेम एज डेफिनेशन आप बोलेंगे
लेकिन अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी आप साथ ही साथ याद रखेंगे। आई होप आपको जितने कॉन्सेप्ट बताए गए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फॉर एनी डाउट हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। आपको नए नए कॉन्सेप्ट पे 100% कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।